स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, वापस आया हूं आज सेकंड पार्ट के लिए। टाटा नैनो के फेलियर के कारण के बाद अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जरूर देखिएगा, लेकिन मैं सेकंड पार्ट आज शुरू करने वाला हूं। सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या किया जाए, आपके लिए लर्निंग और लेसन क्या है। आपकी लर्निंग और लेसन आज सेकंड पार्ट में दिखेगा। तो अभी तक हमने चर्चा किया अब तक क्या खराब हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या टाटा ग्रुप के खिलाफ किया। लेकिन अब मैं इंपॉर्टेंट जो आपके काम की बात है, ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, सबसे ज्यादा काम आपको यह आएगा कि अब इसमें से लर्निंग्स और लेसन्स क्या हैं। 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। 4 क्वाड्रेंट से जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, धंधा व्यापार कुछ भी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको अपने कंज्यूमर को पोजीशन करना पड़ेगा। कई बार लोग नौकरी करते हैं, वो सोचते हैं मैं तो व्यापार नहीं कर रहा, मैं अपने प्रोडक्ट कैसे पोजीशन करूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपका बॉस आपका कस्टमर है। वन मोर टाइम, कम ऑन, आपका बॉस आपका कस्टमर है। आप अपनी सर्विसेज को कैसे पोजीशन करोगे ताकि जो आप सर्विस अपने बॉस को बेच रहे हो वो आपको अच्छी तनख्वाह दे सके। उसको खरीदने के लिए आपसे हर साल आप चाहते हो कि आपको तनख्वाह ज्यादा मिले। यू वांट टू गेट पेड मोर फॉर द सर्विसेज दैट यू आर रेंडरिंग टू योर बॉस। तो प्रश्न उठता है आपके लिए सीखने के लिए क्या है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो वैल्यू प्रपोजिशन के क्वाड्रेंट्स हैं। या तो आप इमोशनल वैल्यू क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर के लिए, या आप अपने कस्टमर के लिए फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, या एक परफॉर्मेंस वैल्यू क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर जाता है, या रिलेशनल वैल्यू जो संबंधों की होती है। जब ध्यान दीजिएगा, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर टाटा नैनो ने क्या गड़बड़ की और आपको कहां पे क्या करना चाहिए उसको हम समझते हैं। इमोशनल वैल्यू आपके इमोशंस को सेटिस्फाई करता है। ये एस्पिरेशनल होना चाहिए। कई बार ये लग्जरी ब्रांड आइटम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। कई बार रिलीजियस बिलीफ्स भी होते हैं कि इमोशनली आदमी अटैच हो जाता है प्रोडक्ट सर्विस के साथ में। कई बार सोशल बिलीफ भी होते हैं, जैसे हमने देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टी अच्छा करे ना करे लेकिन उनके गांव के लोग उनको वोट देंगे ही देंगे, उसको बोलते हैं सोशल बिलीफ। तो ये सारी है इमोशनल वैल्यू। ऑटोमोबाइल कंज्यूमर कस्टमर इन इंडिया इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल वैल्यू। उसके लिए गाड़ी चलाने से ज्यादा दिखानी जरूरी है। वो गाड़ी दिखाने में ज्यादा बिलीव करता है। आजकल के बिजनेसमैन हमने देखे, मीटिंग पर जाते हैं, टेबल पे तो गाड़ी की चाबी सामने रखने की कोशिश करते हैं, मोबाइल सामने, दिखावे पे, क्या कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। यहां पे इमोशनल वैल्यू, हिंदुस्तान के अंदर अगर आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसको ये प्रूफ करना है कि देखो मैं सफल हूं। यहां पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण था बजाय कि गाड़ी है कितने की। अगला क्वाड्रेंट है फाइनेंशियल वैल्यू का। ये वो क्वाड्रेंट है जहां पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, एक बेस्ट प्राइस प्रोडक्ट दे सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जो अच्छा हो लेकिन सस्ता हो। इसमें कई ऐसी पॉलिसीज और स्कीम दी जाती हैं साथ में जिसमें आदमी फाइनेंशियली अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इंडिया में कोई भी चीज सस्ती ले आओ, आपके सपोर्टर बहुत बढ़ जाएंगे। इंडिया में कोई भी चीज का डिस्काउंट दे दो, आपके सपोर्टर बहुत बढ़ जाएंगे। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन इंडियंस इस प्रोडक्ट में, जो कार कंज्यूमर है, इस मामले में उनके लिए इमोशनल वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए फंस गए। थोड़ी सी गलती हुई पोजीशनिंग के अंदर, कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। टाटा नैनो को गाड़ी खराब नहीं है, पोजीशनिंग में थोड़ी सी गलती हुई। यहां पे इमोशनल वैल्यू उतना जनरेट ही नहीं कर पाए जितना फाइनेंशियल वैल्यू पर फोकस करते रहेगा कि सस्ती गाड़ी है, लाख रुपए की है। यहां इमोशन को झटका लग गया, लटकिया। क्यों नैनो खरीदा, क्यों ऐसा प्रश्न करता है आदमी। क्या मतलब, ऐसी क्या तकलीफ आई आपके जीवन में, क्या मजबूरी रह गई, आपको नैनो खरीदनी पड़ गई। ऐसे प्रश्न को कोई आदमी सुनना नहीं चाहता। उसको लगता है उबलता हुआ लोहा, खौलता हुआ लोहा, उसके कान में पिघलता हुआ लोहा किसी ने डाल दिया। इतना पेनफुल है कि कोई मेरी गाड़ी को लेकर के, मुझको लेकर के, मेरे स्टेटस को लेकर के उंगली उठाए मेरे पे। अमेरिका में कोई ध्यान नहीं देता। लंबोर्गिनी फरारी खरीदो तो लोग पूछेंगे, नहीं तो कोई भी गाड़ी ले आओ, वहां किसी को। इंडिया में ध्यान देते हैं लोग। फाइनेंशियल वैल्यू, हालांकि ये फाइनेंशियली अपने आप को पोजीशन कर रहे थे, वहां भी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, वो आपको पता है, कोलकाता के अंदर, बंगाल के अंदर जो प्लांट था, वो बने हुए प्लांट को उखाड़ा गया। वहां पता है पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, आप अच्छे से जानते हैं। गुजरात में प्लांट आया, बहुत डिले हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, रबड़ महंगा हुआ, स्टील महंगा हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, उसके बाद जो टियर 1 टियर 2 वेंडर्स थे उनके सप्लाई थोड़े महंगे हो गए। गाड़ी का प्राइस 1 लाख रुपए की जगह 1,20 और 1,50 का हो गया। यानी कि जितना पोजीशन किया उससे 20% से 50% गाड़ी महंगी हो गई। फाइनेंशियल वैल्यू में नहीं दे पाए। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल वैल्यू क्या बोला, तो लाख रुपए के अंदर गाड़ी देंगे, गाड़ी 1.5 लाख रुपए तक चली गई। वो देख करके जो व्यक्ति की एस्पिरेशंस थी कि बहुत सस्ती गाड़ी लाख के अंदर मिलेगी, अब वो ऑल्टो पे शिफ्ट होने लगा या बाइक पे वापस रुक गया। ये गाड़ी बीच में फंस गई। कई बार कुछ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वैल्यू के कारण भी चलते हैं। अगला क्वाड्रेंट है परफॉर्मेंस वैल्यू, होता है सुपीरियर फंक्शनैलिटी के बारे में। आपका प्रोडक्ट परफॉर्म कैसे करता है, कितना समय चलता है, इनोवेटिव फीचर्स कितने हैं, एक्सेप्शनल क्वालिटी है कि नहीं है, कितना फैशनेबल है, कितना स्टाइलिश है, कितना बड़ा लीडर है वो अपनी इंडस्ट्री का। अचानक से वीडियो करते हुए मुझे टोयोटा इनोवा का ध्यान आता है परफॉर्मेंस वैल्यू के अंदर। जानते हैं टोयोटा इनोवा एक ऐसी गाड़ी है, ड्राइवर
जब साथ में कभी ट्रैवल करते हैं बताते हैं साहब 3 लाख 4 लाख किलोमीटर चल जाए, गाड़ी कभी खुलती ही नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में इनोवा बहुत शानदार गाड़ी। आपका प्रोडक्ट किधर पोजीशन करोगे इस पर निर्भर करता है कि आपके कंज्यूमर की नीड क्या है। इंडिया में अमूमन प्राइस सेंसिटिव मार्केट है माना, लेकिन कंज्यूमर की नीड यहां पे गाड़ी के मामले में कुछ और थी। आपके प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर की नीड क्या है? रिलेशनल वैल्यू होता है संबंधों के बारे में। यह होता है रिलेशनशिप के चलते कुछ एक्स्ट्रा कर देना अपने कस्टमर के लिए, रिलेशनशिप के चलते कुछ स्पेशल कस्टमाइजेशन कर देना, कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस ला देना, रिलेशनशिप के चलते कुछ चीज को बहुत स्पीड से कर देना, अचानक कर देना, जल्दी कर देना, टाइमलाइन अचीव कर देना, रिलेशनशिप के चलते कुछ एक्स्ट्रा सर्विस या फीचर दे देना। कन्वीनियंट और रैपिड रिस्पॉन्स भी एक रिलेशनल वैल्यू का फीचर होता है। रिलेशनल वैल्यू में भी यहां फेलियर रहे, देखिए गाड़ी को डिलीवर करने में 22 महीने का डिले कर दिया। रिलेशनल वैल्यू में तो काम तेज होता है ना, जिस बैंक से आपके संबंध अच्छे हो वहां पे आप लोन फट 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 ले लेते हैं, वहां पे आप एक्स्ट्रा ओडी भी ले लेते हैं। जिस बैंक में आपके जिस भी वेंडर के साथ संबंध अच्छे हो उससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट भी ले लेते हैं। यहां पे रिलेशनल वैल्यू कमजोर रहा क्योंकि टाटा गाड़ी डिलीवर करने में बहुत देर लगा दी। लोग वेट करते रह गए, नैनो मिलेगी मिलेगी मिलेगी, उतने में आग भी लग गई, वहां पे परफॉर्मेंस वैल्यू भी खत्म हो गया। 3-4 गाड़ी में आग लगी, परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन आ गया और गाड़ी भी डिले से मिली, रिलेशनल वैल्यू भी नहीं बन पाया। वहां पे ऑल्टो और बाकी सारी गाड़ियों ने फट से भुना लिया और उन्होंने कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इधर से भी फेल हुए, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। कम से कम कोई क्वाड्रेंट में तो टाटा नैनो को सफल होना चाहिए था। मेरे एक पिछले ओपन हाउस लीडरशिप वर्कशॉप के दौरान पार्टिसिपेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। वो पूछा, डॉक्टर बिंद्रा मेरी इंडस्ट्री के अंदर लो कॉस्ट इनोवेटिव एंट्रेंट्स आर इंक्रीजिंग। मोर टाइम का ध्यान दीजिएगा, लो कॉस्ट इनोवेटिव एंट्रेंट्स आर इंक्रीजिंग। ये जो लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर आ रहा है उसको बीट कैसे करें, उसको कैसे ठोकें। ये जो भी आप धंधा कर रहे हैं ना, इसमें लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर बहुत आ रहा होगा, लो मार्जिन पे काम कर रहा है, आपके धंधे को खराब करने की कोशिश कर रहा है। हाउ टू बीट अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर। देखिए लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर को भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में शुरुआत में सपोर्ट भी बहुत मिलता है, कई सपोर्टर उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। तो इनके साथ क्या करें, ध्यान दीजिएगा, ये जो इनोवेटिव एंट्रेंट है, छोटा छोटा इनोवेशन लाता है, फट से डिस्काउंट देके मार्केट में घुस जाता है और अपनी स्पेस बना लेता है। ये पूरा मार्केट शेयर है, छोटा सा इनोवेशन लेकर क्या है, मार्केट के अंदर घुसा और अपने लिए एक शेयर बना लिया। घबराने की बात नहीं है, एक अच्छी खबर है। लो कॉस्ट एंट्रेंट आ रहा है, आपको चिंता की बात नहीं है। अमूमन तो लो कॉस्ट एंट्रेंट कम्स विद लो क्वालिटी, पर आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी जो टाइम है ना, ये पोजीशनिंग का टाइम है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं आपसे। डिटेल में तो मैं ओपन हाउस वर्कशॉप में शेयर करूंगा, आइएगा आप, मिलिएगा मुझसे, पर अभी थोड़ा समझिए। 2 चीजें हैं। पहला, अपना टारगेट ऑडियंस बार बार रिव्यू करिए, आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है कौन। नैनो ने भी ये गलती किया था पीछे, पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है उसको बार बार रिव्यू करिए। और उसके बाद सेकंड रिव्यू का क्वेश्चन है, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपके टारगेट ऑडियंस को। अब समय आया है, लो कॉस्ट एंट्रेंट घुसा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, खाली ये 2 प्रश्नों के उत्तर निकाल लो। किस आदमी को आपने बेचना है, उसकी जरूरत क्या है, और आप उसको जरूरत को किस तरह से बेचोगे। प्राइस पे बेचोगे यानी कि फाइनेंशियल वैल्यू पे, परफॉर्मेंस वैल्यू पे, या आप उसको बेचना चाहते हो रिलेशनल वैल्यू पे। आप कौन सी वैल्यू पे आप उसको बेचना चाहते हैं, या इमोशनल वैल्यू पे बेचेंगे आप उसको। देखिए इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, सारी इंडस्ट्रीज का नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, लेकिन आपको 2 प्रश्नों का उत्तर निकालना है। आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब किसको आप अपना प्रोडक्ट पोजीशन करने जा रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रिवर्स प्रोडक्शन करेंगे, रिवर्स सर्विसेज को तैयार करेंगे। और दूसरा, उसको आप कौन सी पोजीशनिंग पे बेचेंगे। सामने वाले ने प्राइस वैल्यू यानी कि फाइनेंशियल वैल्यू पे बेचा, कोई जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल वैल्यू पे ही पूरी मार्केट को वो खा जाएगा। फाइनेंशियल वैल्यू की एक लिमिटेड मार्केट सेगमेंट होती है, उसी के दौरान क्या आप बाकी तीनों में से कोई और पोजीशनिंग को भी ले सकते हैं। बहुत से कॉर्पोरेट्स मुझे इनवाइट करते हैं, लगभग 1,500 क्लाइंट्स हैं मेरे, जो अपनी वैल्यू प्रपोजिशन की कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए मुझे इनवाइट करते हैं। मैं उनकी लीडरशिप के साथ बैठता हूं और उनके लीडरशिप को हम डेवलप करते हैं कि अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को पोजीशन करने के बाद कम्युनिकेट कैसे करना अपने क्लाइंट को, आपके स्टेक होल्डर्स को आपको बताना कैसे है, किस ढंग से बताना। टाटा नैनो ये बताना भूल गया था कि ये गाड़ी रिलायबल है, सस्ती तो है लेकिन रिलायबल बहुत है, वो बताने में बहुत मेहनत नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, अगर फिर भी आपको ये वीडियो से अपना प्रोडक्ट पूरी तरह से नहीं क्लियर हो रहा तो आप मेरे साथ ओपन हाउस वर्कशॉप में जरूर आइए। ये वर्कशॉप्स में करता हूं। देखिए पूरा महीना मैं कॉर्पोरेट के साथ
समय बताता हूं, महीने में 2-3 दिन मैं ओपन हाउस वर्कशॉप्स करता हूं, जहां पे बाकी भारत की आम जनता जो किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं करती लेकिन व्यापारी, लेकिन आगे बढ़ना चाहती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज, तो वो ट्रैवल करके मेरे पास आते हैं, मेरे साथ में वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। आपको करना क्या है, इस मोबाइल नंबर पर फोन करिए, पता करिए कि कौन सा प्रोग्राम कितने का है, उसकी डेट क्या है, क्या खर्चा है, क्या इन्वेस्टमेंट है, ताकि आपको भी फायदा हो सके। देखिए, मैं एक मिशनरी आदमी हूं और मैं आपसे इस मिशन में छोटा सपोर्ट चाहता हूं। मैं सपोर्ट कुछ क्या चाहता हूं, इतना ही सपोर्ट चाहिए कि अपने आसपास जरा घूम के देखिए और देखिए कि किस आदमी को इस वीडियो से मदद हो सकती है। जिसको इस वीडियो से मदद हो सकती है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है उसका बहुत फायदा हो जाए। ये वीडियोस हमारे लिए 2 वे लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गए हैं। आपके हर कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ता हूं। आज मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे, अगर हो सके तो उत्तर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा। पहला प्रश्न है, टाटा नैनो की केस स्टडी से मेरी लर्निंग्स क्या है। वन मोर टाइम का ध्यान दीजिएगा, टाटा नैनो की केस स्टडी से मेरी लर्निंग्स क्या है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, इस लर्निंग को मैं अपने प्रोफेशनल करियर में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। इस लर्निंग को मैं अपने प्रोफेशनल करियर में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, मेरी लर्निंग्स क्या है और उसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो एक दूसरे से हम सब सीख पाएंगे। इन्हीं कमेंट बॉक्सेस के अंदर आप एक दूसरे के कमेंट भी पढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। वन मोर टाइम, कम ऑन, ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। हम एक दूसरे को लर्निंग्स में हेल्प कर सकते हैं। तो अपनी लर्निंग्स, क्या आपकी लर्निंग है और आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, नीचे शेयर करिए। तो कुछ हो सकता है मैं भी आपको शेयर करना चाहूंगा। कोई नया वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपको एक केस स्टडी बेस्ड वीडियोस का फायदा होता है? अगर आपको लगता है इससे आपका फायदा हो रहा है तो मुझे थम्स अप लाइक दीजिए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझ पाऊंगा कि आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है। इन वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करके बेल आइकन को हिट करिए। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।